अगर वेटेज की बात करें तो प्रीलिम्स में ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जो टोटल 300 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस का दूसरा पेपर, जो टोटल 3 पेपर होंगे मेंस में, पहला पेपर होगा आपका कौन सा, लैंग्वेज का, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, और ये आपके कितने मार्क्स रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का रहेगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा सेक्शन जो जीएस में है उसका इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस, जो आपके 200 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जीएस में 3 घंटा, लैंग्वेज के लिए 2 घंटा टाइम दिया है, ठीक है, और एप्टीट्यूड के लिए 2 घंटा। ये आप सिलेबस देखेंगे तो उम्मीद ये है कि 100 क्वेश्चन में कि इसमें भी 6 से 7-8 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाए। तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज है आपका किसका, इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक। शुरुआत भले ही हमारा स्लो हो सकता है, हमारा मतलब आपका, लेकिन एंड आपका अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में सब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ तैयारी करो और कुछ बनो बोल के। ये जो सपना है ये खुद का देखा हुआ सपना है कि घर वालों ने आपको ये सपना दिखाया, कि घर वालों के दबाव में आकर आप तैयारी कर रहे हैं, कि घर वालों ने आपको फोर्स किया है कि आप खुद से बनना चाहते हैं। खुद से, वो खुद से बनने की खुशी चेहरे में दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? तो वो थोड़ा सा एक खुशी चेहरे में मुझे दिखनी चाहिए कि आप खुद से तैयारी कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं। ठीक है, सिलेबस छोटा नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब ये मान के चलिए पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा इंडियन जीएस, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस और करंट अफेयर अलग से, प्रीलिम्स और मेंस को मिलाकर, और कॉम्बो तैयारी होती है प्री और मेंस की, अलग अलग तो होती नहीं है ना, कि प्री की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग, विषय ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एक ही बार में इतनी अच्छी तैयारी करें कि प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों ही निकले। ठीक है, प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक साथ तैयारी करेंगे प्री और मेंस का, और अच्छे लेवल पे तैयार करें अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो इसमें सिलेबस में दिया हुआ है भारत का क्षेत्र, मानसून, जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली संयंत्र, वन और वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या, वितरण और अन्य संबंधित विषय। ये कोई सिलेबस नहीं है, ये अजीब टाइप का सिलेबस है। स्पष्ट तौर पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, और मज़ेदार सिलेबस भी नहीं है ये। तो अपने को जो पढ़ना है, जो हम भूगोल में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग से जो पढ़ा जाता है भूगोल में, तो हम बेसिकली भूगोल को एक अच्छे स्तर पे तैयार करते हैं, आने वाले सारे क्वेश्चंस उससे बनेंगे। ठीक है, सिलेबस का रहेगा, बट मैं थोड़ा सा और आपको अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हमारा भारत के भूगोल में सबसे पहला चैप्टर लिखेगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। हेडिंग डालिएगा भारत की अवस्थिति, सब हिंदी मीडियम। चलिए, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ऑनलाइन में कौन कौन है? सूरज, कैलाश, सपना और अविनाश। चलिए, आवाज वगैरह क्लियर है? आवाज क्लियर है ऑनलाइन में? कुछ मैसेज करिए थोड़ा सा। और नरेंद्र टंडन, आवाज वगैरह क्लियर है? मैसेज कर दीजिए एक बार। सपना, चलिए, तो यहां पर देखिए हम पढ़ रहे हैं भारत की, चैप्टर का नाम बताइए, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भूगोल विषय से लेकर कोई नाता, कोई कनेक्शन, कोई भूगोल से कुछ बीएससी वगैरह किया हो, एमएससी, कुछ कॉलेज, स्कूल वगैरह? स्कूल में तो पढ़े, 10th तक तो सभी पढ़े होंगे। तो भूगोल विषय कैसा लगता था? यार तुम इसको हटा दो यार, एकदम डिटेक्टिव टाइप का लग रहे हो। हाँ, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। क्या जबरदस्ती सर पे बोझ लेके घूम रहे हो? ठीक है, तो स्कूल तक तो पढ़े, 10th तक तो पढ़े हैं सभी। कैसा लगता है, कैसा लग रहा था भूगोल? सुनो समझे हो ना, इंडियन ज्योग्राफी का भूगोल सुने हो कभी? भूगोल पढ़े हो? तो अरे बुरी ऐसा लगता है। ठीक है, दिल की बात बोले, अच्छा लगा। इधर क्या है ना,
स्कूलिंग कैसे भी हो, कॉलेज कैसे भी हो, ठीक है, उसके भले ही हम बहुत मुश्किल से पास हुए हों कॉलेज में या स्कूल लाइफ में, लेकिन याद रखना अब बात कैरियर की है। अगर अब भी पढ़ाई को अगर सिंसियरली नहीं लोगे ना, तो ये जो कैरियर शब्द है ना, ये आपकी ज़िंदगी से मिट सा जाएगा। कैरियर बनाना, सरकारी पद पर जाना, देश की सेवा करना, वर्दी पहनना, ये अपने अंदर जज्बा लाके रखें, और ये है अगर आपके अंदर तो आप अच्छी तैयारी करेंगे। स्कूल भले ही 3rd डिवीज़न से पास हुए हो, कॉलेज भले ही बहुत बेकार पढ़ा हो, लेकिन अब अगर आप बेकार पढ़ेंगे तो याद रखना सीधा कंपटीशन से बाहर, और कैरियर शब्द जो है वो आपकी लाइफ से, सपने से हमेशा से मिट जाएगा। याद रखना, आपकी पूरी ज़िंदगी से कैरियर शब्द हट जाएगा। क्लियर? तो आप अब जो तैयारी करेंगे वो आपकी कैरियर की तैयारी होगी। स्कूल कॉलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो सीधा कैरियर पे बात आ जाएगी। ठीक, तो तैयारी करेंगे अच्छे से। जो आपने सपना देखा है एसआई बनने का, वर्दी पहनने का, देश की सेवा करने का, ठीक है, और भी बहुत कुछ सपना देखा होगा। एसआई बन के क्या करोगे, मतलब हाँ, बन के क्या करोगे? जब आपके आपके ऊपर वर्दी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाओगे कि वर्दी पहन ली तब धमका रहे हैं सबको, पैसा निकलवा रहे, चल हफ्ता दे सॉरी चल पैसा निकाल, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो ना? करोगे? क्या करना चाहते हो बताओ वर्दी मिलने के बाद? बताओ ना, कुछ सपना तो देखे होंगे कि जब मैं वर्दी पहनूंगा तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ ये जॉब का पर्पस है कि कुछ और भी है? जॉब पाना ही इसका एक उद्देश्य है कि और भी कुछ? इसी जॉब है, जॉब तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इसी फील्ड में अगर जॉब पानी है तो कुछ तो फिर ठीक है, तो देश की कुछ सेवा वगैरह ये मन में है कि नहीं है? सेवा वेवा जाए भाड़ में हमको तो मतलब है जो है वो समझ रहे हैं हम, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप अपने उसूलों पे रहें। चलिए, अवस्थिति और विस्तार। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है भारत की अवस्थिति विस्तार। यहाँ पे अवस्थिति शब्द का मतलब याद रखिएगा लोकेशन। अवस्थिति शायद एक बार मतलब समझ में ना आए, लेकिन लोकेशन अगर मैंने आपको बोल दी तो आप समझ में आ रहा होगा लोकेशन मतलब क्या होता है। लोकेशन, एग्री? और जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए दो रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक रेखा कौन सी? बोलिए, अक्षांश रेखा। और एक रेखा कौन सी? देशांतर रेखा। नाम तो सुना ही होगा, अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, याद रखिएगा। अक्षांश रेखा में देखिएगा कि हमारे पृथ्वी पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, यानी कोई क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई लाइन, इसको आड़ी लाइन बोल सकते हैं, लेटी लाइन बोल सकते हैं। तो आड़ी लाइन अगर खींचते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में अगर क्षैतिज रेखा खींची गई है तो इस क्षैतिज रेखा को ही क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोली जाती है। और अगर कोई खड़ी लाइन खींच दी जाती है, यानी कि इसको क्या कहेंगे आप? बोलिए, ऊर्ध्वाधर। सुने, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब जो लाइनें ऐसी होती है इसको क्षैतिज बोलते हैं, और जो लाइनें ऐसी होती है खड़ी लाइन उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है तो इसी को बोलते हैं क्या? देशांतर। और याद रखिएगा ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कैसी रेखाएं हैं, जल्दी बताइए। बोलिए, काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है कि इसे पृथ्वी पर भगवान ने नहीं खींची, इसे हमने खींची है, कि हमारे द्वारा खींची गई रेखा है। और हमारे द्वारा खींची गई रेखा मतलब इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा है। और जहां पर अक्षांश देशांतर एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? काटते हैं। वही जगह क्या कहलाती है? लोकेशन। उसी को बोलते हैं लोकेशन। जहां पर अक्षांश देशांतर एक दूसरे को काटेगी वही है आपका क्या? लोकेशन। चलिए थोड़ा और आसान करूं मैं। चलिए, कितने लोगों ने व्हाट्सएप पे कभी ना कभी अपना लोकेशन शेयर किया हो? देश की सेवा करना चाहते हैं सर। चलिए, बिल्कुल। देखिए, करोगे क्या वो तो आप बेहतर जानते हो, लेकिन बताना क्या है ये भी आप बेहतर जानते हो। थोड़ा डिप्लोमेटिक बना करो। कोई पूछे तो क्या बोलना? सर देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, गरीबों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, वगैरह दुनिया भर की बातें बातें बोल दिया करो। लेकिन करना तो वही है जो आपके मन में चल रहा है ना। एक बार वर्दी मिल जाए बस, ठीक है। चलिए, तो व्हाट्सएप पे अगर कभी आपने लोकेशन शेयर किया है तो आपको मैं बता दूं कि क्या भेजा आपने सामने वाले को, कि ऐसा कि उसको आपका लोकेशन पता चल गया। सामने वाले को आपने ऐसा क्या भेज दिया कि
उसको आपका लोकेशन पता चल गया। मैंने बताया ना, जब भी आप लोकेशन की बात करेंगे तो कितनी रेखाएं, तो आपने उसे क्या भेजा, आपने उसे एक अक्षांश भेजी और एक दो ही रेखा भेजी। अक्षांश मतलब ऐसी लाइन, क्षैतिज, और देशांतर मतलब बस यही भेजा आपने, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, यहीं पर आप खड़े हो, यही वो जगह है। क्योंकि आप पृथ्वी पर एक डॉट हो, अगर आप पृथ्वी पर हो तो आप सिवाय बिंदु के कुछ भी नहीं, पूरे पृथ्वी पे आप डॉट हो, और आपके लिए एक अक्षांश बोलो और एक देशांतर, यही तो खड़े हो आप, यही आपका क्या है, लोकेशन है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई, बोलिए वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनका जिनका क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बोलिएगा, प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाता है आपका, बोलो लोकेशन। मैं फिर कह रहा हूं, अक्षांश देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई, बोलो वे काल्पनिक रेखाएं होती जिनका जिनका अरे बोलिए, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या कहलाएगा, लोकेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रही, समझते चलिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत, अब ये जो विस्तार शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, अवस्थिति तो समझ में आ रही है, अवस्थिति क्या हो रहा है, अवस्थिति के लिए एक अक्षांश चाहिए और एक, लेकिन बात जब यहां पर विस्तार की अगर हम कर रहे हैं, तो विस्तार किसका विस्तार, किसका विस्तार, भारत का विस्तार। तो भारत जो है ना वो कोई एक बिंदु नहीं है। अगर भारत, हम एक बिंदु होंगे तो हमारे लिए सिर्फ एक अक्षांश और एक देशांतर, लेकिन जब बात भारत की करते हैं तो हमारे भारत का अपना एक वृहद भौगोलिक क्या है, वृहद भौगोलिक आकार है। इस वृहद भौगोलिक आकार की वजह से भारत में कोई एक अक्षांश रेखा नहीं खींची जाती। भारत में बोलिए, बोलो, भारत में कई सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो आप देखिए कहां से खींचा आपने, यहां से लेकर यहां तक खींचा, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये जो विस्तार है, ये किसका विस्तार है, ये लाइनें कौन सी है, चलो बताओ जल्दी बताओ, ये अक्षांश किसकी है? तो इस विस्तार को कौन सा विस्तार कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार। अभी देखिए मैं बाद में आपको बता भी दूंगा कि मैं दक्षिण से ही उत्तर क्यों गया, मैं उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं गया, क्योंकि हम नीचे से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, बताता हूं। 0 डिग्री अक्षांश यानी इक्वेटर जो है नीचे है, विषुवत रेखा नीचे है, तो विषुवत रेखा से ही ऊपर जाया जाता है, सब बता दूंगा आपको। तो दक्षिण से उत्तर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बोलो, दक्षिण से उत्तर के विस्तार को आप कौन सा विस्तार बोलते हैं, चलो बताओ। तो विस्तार में एक विस्तार कौन सा हो गया, अक्षांशीय, और दूसरा विस्तार जो है वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब दूसरा लाइन कौन सा खींच रहा हूं, देशांतर का। तो एक ही देशांतर रेखा खींचूंगा कि बहुत सारी, चलो बताओ, बहुत सारी। और इस विस्तार को हम कौन सा विस्तार कह रहे हैं, तो पश्चिम से लेकर कहां तक, तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार, ये कौन सा विस्तार है, बोलिए, देशांतरीय विस्तार। और ये कहां से कहां तक, बोलिए, पश्चिम से पूर्व के विस्तार को आप कौन सा विस्तार कह रहे हैं, देशांतरीय विस्तार। तो एक हो गया अक्षांशीय विस्तार और एक हो गया, अक्षांशीय विस्तार बताता है भारत कितना, बोलो, भारत कितना लंबा है, और देशांतरीय विस्तार बोलता है भारत कितना चौड़ा है। बात समझ में आ रही। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, अवस्थिति, फिर क्या पढ़ेंगे, विस्तार। तो वहां आने में भी टाइम है, पहले हम किस पे बात करेंगे, अब किसकी अवस्थिति की बात हो रही है, भारत की अवस्थिति, मतलब भारत कहां पर लोकेटेड है, भारत कहां पर लोकेटेड है। तो भारत कहां पर मतलब पृथ्वी में कहां पर है, बात समझ में आ रही, भारत पृथ्वी में कहां पर है। तो याद रखिएगा, बताता हूं। पहले देखिए, ये अक्षांश और ये देशांतर, दो शब्द है जो आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर में मुख्य रूप से। और ये दोनों रेखाएं कहां पर खींची गई हैं, तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो जब आप छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ में पहला चैप्टर क्या है, अवस्थिति एवं विस्तार। ये छत्तीसगढ़ में भी यहीं से शुरू होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर अक्षांश देशांतर क्लियर होंगे तो छत्तीसगढ़ में भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला चैप्टर। बात समझ में आ रही। तो यहां पर हम थोड़ा सा सिलेबस से हटकर हम पृथ्वी का अक्षांश और पृथ्वी का देशांतर पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आएंगे अपने पहले चैप्टर में। मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूं कि जो चीजें जरूरी होती है उसको समझना जरूरी है, मतलब अक्षांश देशांतर आपका इस चैप्टर में जरूरी है। तो ये जब जरूरी चीजें हैं तो इनको स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, इनको समझना जरूरी है।
ठीक, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप नहीं समझोगे तो सारी चीजें आपकी रटने जैसी हो जाएगी लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा, चलिए हेडिंग डालिए, पृथ्वी का अक्षांश। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूंगा। चलिए हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी का अक्षांश। और वो सारी चीज जो मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। यार मैं बोर्ड पे लिख ही क्यों रहा हूं, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको। छोटी सी बात नहीं समझ में आती, सब कुछ लिखना है। और एक बात और बता दूं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ना भागना पड़ता है। भागिए, दौड़िए, स्लो मत रहिए। ठीक, हाथ में कलम है, लिखिए। करेंगे ऐसा? चलिए आइए हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी का अक्षांश। चलिए एक पृथ्वी बनाइए, ये बनाइए पृथ्वी। इस पृथ्वी पर सेंटर पे जो लाइन खींचेंगे आप, अरे पृथ्वी तो बनाओ, कैसे कर रहे हो यार आप लोग। बहुत छोटा नहीं बना दी पृथ्वी, थोड़ा बड़ा बनाइए, कंजूसी की भी हद होती है। इधर ठीक बनाए, दिखाए, गोला दिखाओ। इधर मैडम आप दिखाइए, दिखाओ दिखाओ, बड़ा बनाइए। डायग्राम हमेशा क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी पे सेंटर पे जो लाइन खींचा गया है उसको क्या बोलते हैं। आप देखिए, एग्जाम देने वाले विद्यार्थी और एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थियों में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं लेकिन एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी अलग होते हैं। बात समझ में आ रही? आप कौन से विद्यार्थी हो, देने वाले या निकालने वाले एग्जाम? अरे वाह, एग्जाम नहीं देने वाले विद्यार्थी आप रहो ही मत। एग्जाम देने वाले विद्यार्थी सिर्फ एग्जाम देते हैं, लेकिन निकालने वाले विद्यार्थी एग्जाम देते भी हैं और निकालते भी हैं। तो आपको निकालने वाले विद्यार्थी बनना है, समझ रहे? शुरू से माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि मेरा एग्जाम निकलेगा। एग्री? अब एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी लिखने वाले विद्यार्थी भी होते हैं और बोलने वाले विद्यार्थी भी होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बोलें और लिखें। ठीक, तो सेंटर पे जो लाइन खींची गई उसको क्या बोलते हैं, चलो बताइए। बोलिए, जीरो अक्षांश। इसी को लिख दीजिएगा क्या, बोलिए विषुवत रेखा। इसी को कहिएगा क्या, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या, बोलिए इक्वेटर। बोलिए इक्वेटर। चलिए तो याद रखिएगा पृथ्वी, और मैं हमेशा इसे क्या बोल के रिप्रेजेंट करूंगा, इक्वेटर। पृथ्वी के सेंटर पे जो लाइन खींची गई है उसको क्या कहते हैं, चलो बताओ सब बोलिए। इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा। एग्री? चलो एक बात और समझिएगा, अगर गोल पृथ्वी में मैं बीच में कोई लाइन खींच देता हूं तो ये लाइन जो है जिसको मैं इक्वेटर कह रहा हूं, ये पृथ्वी कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में बांटेगा। तो गोले को, पृथ्वी हमारी गोल है, जब गोले को आधा कर दिया जाता है तो ये आधा गोला क्या कहलाता है, चलो बताओ क्या, गोलार्ध। अर्ध गोला, आधा गोला, ये नहीं बोलना, क्या बोलना, गोलार्ध। तो याद रखिएगा इस आधी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, गोले के आधे को क्या बोला जाता है, गोलार्ध। और चूंकि अब डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सा डायरेक्शन है बोलो, और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। डायरेक्शन जानते हैं, बोलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, सुने हो कभी? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बोलिए। तो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम। ठीक, तो ये जो गोलार्ध है, ये 2 गोलार्ध कौन कौन से होंगे, चलो बताओ। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एग्री? बात समझ में आ रही? तो यहां पर 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांट रहा है, 2। एक लिखिएगा कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और एक लिख दीजिएगा कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। बोलिए उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश होंगे उसे आप उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। 0 डिग्री को आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, अक्षांश। लेकिन इसके ऊपर जितने भी अक्षांश होंगे उनको क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और नीचे जितने भी अक्षांश होंगे उनको क्या कहेंगे, बोलिए दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। और अगर सिंबॉलिक तौर पे इनको लिखना हो तो उत्तरी अक्षांश पूरा लिखने के बजाय आप एन, और दक्षिणी अक्षांश लिखने के बजाय आप एस बोल के क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पूरा मत लिखिए उत्तरी अक्षांश, आप सिर्फ क्या लिख दीजिएगा, नॉर्थ लिख दीजिएगा। करेंगे ऐसा?
अब देखिए 0 के ऊपर अगर अगले अक्षांश की बात करें तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक, यानी 1 डिग्री क्या, बोलिए 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके ऊपर अगला, अगला बोलिए, बोलते जाइए, आप ही बोलिए 2 डिग्री नॉर्थ, फिर बोलिए 3 डिग्री, ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ तक। 1 2 3 4 करते करते कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ। और सेम चीज जो ऊपर में हुई थी वो सेम चीज अब नीचे भी होगी, एग्री। अब देखिए 0 के नीचे आइए, 1 डिग्री बोलिए क्या, बोलते जाइएगा, फिर आप बोलिए 2 डिग्री, फिर सेम एज इट इज 3 डिग्री साउथ, कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री साउथ तक जाएंगे। बनाइए जल्दी से बनाइए। तो इस तरीके से आप कहां तक गए, 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक गए, एग्री। चलिए एक बात और मैं आपसे पूछ दूं कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कह रहे हो, क्या ये सच में एक रेखा ही है या ये एक वृत्त है, रेखा या वृत्त, जल्दी बताइए। चलिए एक बात समझिएगा यहां पर कि हम अगर देखिए हमारे पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एक जब हम किसको सामने रख के पढ़ें, ग्लोब, और दूसरा जब हम किस में पढ़ रहे हो, बोर्ड में पढ़ रहे हो। ग्लोब में और दूसरा क्या बोलेंगे, बोर्ड में। अगर आपके हाथ में ग्लोब है, ग्लोब देखे कभी बचपन में, ग्लोब पृथ्वी गोला यहां नहीं है, तो अगर गोल पृथ्वी अगर आपके हाथ में है तो पृथ्वी पर अगर आप लाइन शुरू कर रहे हैं खींचना, तो जब लाइन खींचेंगे तो जब कंप्लीट होगी तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, अरे शुरू किया और खत्म किया क्या बना, सर्कल बनेगा। तो याद रखिएगा ग्लोब में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, बोलिए विषुवत वृत्त। उसे आप क्या कहेंगे, विषुवत वृत्त कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। लेकिन जब आप बोर्ड पे पढ़ते हो, देखिए बोर्ड में आपको 2 डायमेंशन में देखने को मिलता है, 3D में देखने को नहीं मिलेगा। तो बोर्ड में 0 डिग्री अक्षांश को आप क्या कहेंगे, बोलिए विषुवत रेखा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप क्या खींच रहे हो, ये देखिए ये क्या दिख रही है आपको, एक लाइन नजर आ रही है, तो ये क्या हो गई आपकी विषुवत। तो अगर तो हमारी पृथ्वी कैसी है, ग्लोब जैसी, या ग्लोब कैसा है, पृथ्वी जैसा। तो पृथ्वी पर बेसिकली 0 डिग्री अक्षांश, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है। लेकिन चूंकि आप इसे किस में पढ़ रहे हो, तो आप इसे क्या बोल के ही पढ़ोगे। लेकिन याद रखना 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा नहीं है, विषुवत वृत्त है। आपसे पढ़ने के लिए इसे क्या बोल के पढ़ रहे हो, क्योंकि खींची हुई लाइन को अगर आप वृत्त बोलोगे तो आपको अजीब लगेगा कि ये लाइन वृत्त कहां से होती है, वृत्त का मतलब वृत्त से है, लेकिन बोर्ड में कहां से वृत्त बना पाओगे आप। बात समझ में आ रही। चलिए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 0 डिग्री अक्षांश क्या है पृथ्वी पर, बोलिए सर्कल। 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री, ये सब क्या बना रही है, ये सब वृत्त बना रही है, याद रखिएगा। चलिए अब एक बात और समझिएगा, जब आप 0 से 1 2 3 4 करते 90 तक जाओगे तो एक लाइन आएगा, जब 23 पहुंचोगे 24 पहुंचोगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सेम चीज नीचे भी होगा क्या, बोलो 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, चलो बताओ, बोलिए कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहला बोलिए कौन सी रेखा बोलिएगा, और दूसरी कौन सी रेखा बोलिएगा। तो एक हो गई कर्क रेखा और एक हो गई आपकी मकर रेखा, एग्री। लिखना है लिखो। और जब आप और ऊपर जाएंगे तो 66 और 67 के बीच में क्या आएगा, बोलिए भाई 66 67 के बीच में क्या आता है, 66.5, और क्या। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे को क्या कहेंगे, 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। बोलिए आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं क्या, अंटार्कटिक
सर्कल। क्या बोला? आर्कटिक और अंटार्कटिक, बोलिए सब। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलिए कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री साउथ को बोलिए कौन सी रेखा? 66.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा? और 66.5 डिग्री साउथ को कौन सी रेखा बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। बाद में बताऊं क्यों बोलते हैं इसको रेखा के रूप में रेखा लिखा जाता है, इसको किस रूप में लिखा जाता है? सर्कल यानी वृत्त बोला जाता है। ठीक, बताऊंगा बाद में क्यों, नहीं तो अभी बताऊंगा तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है उसको बोला जाता है क्या? बोलिए उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्दर्न पोल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्दर्न पोल। और यहां पर जो 90 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं क्या? बोलिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना, एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी बोलने वाले विद्यार्थी भी होते हैं, याद रखना। अगर आप अपने अंदर में ये रखे हो कि मुझे एग्जाम निकालना है, किसी भी सूरत में निकालना है, तो आप बोल के पढ़ें। बोल के पढ़ने का इंपैक्ट अच्छा पड़ता है पढ़ाई में। दक्षिणी ध्रुव जिसको क्या बोलते हैं? एसपी यानी कि साउदर्न पोल। इस तरीके से कौन कौन सी रेखाएं हो गई, चलो बताओ। सेंटर में खींची हुई 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा, या फिर डायरेक्टली बोलिए इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, बोलिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो नॉर्दर्न पोल, 90 डिग्री साउथ पर साउदर्न पोल। चलिए कुछ पूछ लेता हूं आपसे। अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो ये सर्कल क्या होगी? पृथ्वी। इस पे अगर मैं सेंटर पे लाइन खींचूं तो ये क्या होगा? इक्वेटर। बोलिए इक्वेटर। मैंने लिखा क्या? लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि 0 अक्षांश पर खींची गई कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा या इक्वेटर है? अगर मैं इसके ऊपर ऐसी कोई लाइन खींच दूं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई ये कौन सी रेखा है? मैंने कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि ये कर्क रेखा है। मैं अगर नीचे लाइन खींच दूं तो 23.5 डिग्री साउथ पर खींची गई एक मकर रेखा है। बिना मेरे लिखे आपको समझ में आ रहा है कि ये मकर रेखा है। इसके ऊपर मैंने अगर कोई ये लाइन खींच दी तो आप बता दीजिए 66.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई ये एक आर्कटिक सर्कल है। और यहां पर ये लाइन खींच दूं तो 66.5 डिग्री साउथ पर खींची गई ये एक अंटार्कटिक सर्कल है। और यहां पर एक बिंदु बना दूं तो ये नॉर्दर्न पोल है और ये 90 डिग्री पर साउदर्न पोल है। एग्री? सिंपल है। चल अब आइए यहां पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिए अगर आपको पता है, कुछ भी पता है तो। हाँ चलिए बताइए। चलिए ऑनलाइन वालों में एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बताइए। कौन कितने दूर से है रायपुर से? कौन कितने दूर पर है? कौन कितने दूरी से क्लास अटेंड कर रहा है? ऑनलाइन की फैसिलिटीज भी अब बहुत अच्छी हो गई है कि अगर आप कोई दूर कहीं गांव में हो, कहीं दूर हो और फिर भी पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आप कर सकते हो जो लोग रायपुर आकर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में गांव जाने वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आ गए हो तो आके ही रहो। ठीक है, तो कितने दूर से हो यार कोई बताइए। ठीक है, तो आप लोग सब यहीं के हैं लोकल की बाहर से हैं? यही संघर्ष की दास्तान लिखी जाएगी सफलता के बाद कि मैं दूर किसी गांव का रहने वाला रायपुर आया और संघर्षों से मैंने पढ़ाई की, कैसे कैसे मैंने कितनी रातें मैंने जागी, ठीक है, और कितने मेहनतें मैंने की, और उसके बाद आज रिजल्ट ये है कि मैं अपने गांव से इकलौता ऐसा ही हूँ, यानी इकलौता ऐसा व्यक्ति जिसने एग्ज़ाम निकाला। कितनी बड़ी बात होगी। और जब भी आप वर्दी में अपने गांव जाओगे, राइट, फिर एकदम धाक जम जाएगी आपकी आपके गांव में, है कि नहीं? तो उन सपनों के साथ, उन इज्जत के साथ, उस सम्मान के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक। और बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल मत समझना कि ना पढ़ के भी तैयारी हो सकती है, ना पढ़कर भी सफलता हासिल की जा सकती है, ना पढ़कर भी ऐसा ही बना जा सकता है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आरंग से हूँ, आ जाओ फिर। आरंग से हो कैलाश, आ जाइए। बेमित्रा, बस्तर,
मनेंद्रगढ़, बलौदा बाजार, सिमगा, बेमेतरा। चलिए अच्छी बात है। आरंग वाले तो आ जाओ यार, यहीं शिफ्ट हो जाओ कैलाश। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि बिना तैयारी किए आप अगर सपना देख रहे हो कि मैं किसी तरीके से एसआई बन जाऊं, कुछ जुगाड़ लग जाए, किस्मत का कुछ पहिया पलट जाए, या फिर मेरी भगवान सुन ले, या नारियल का असर हो जाए, नारियल जो चढ़ाए थे आप, ये सब का कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा, याद रखना। कंपटीशन एग्जाम बिना तैयारी के नहीं होता। आपको तैयारी करने के लिए एकदम जी जान लगानी पड़ेगी, एकदम अपने आप को आग में झोंक देना होगा। कई रातें आपको आंख में गड़ रहा हो फिर भी बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सब कुछ करना पड़ेगा। जितनी भी तकलीफें हैं याद रखना, वो आ जाएगी, आज होगी कल खत्म हो जाएगी। जितना भी पेन होगा बॉडी में, वो आज है कल खत्म हो जाएगा। सर दर्द कर रहा है, आज है कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बुखार है, आज है कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार समय गुजर गया, एक बार वक्त हाथ से चली गई, तो याद रखना जिंदगी भर का अफसोस हो जाता है कि मैं तैयारी कर सकता था, मैं कोचिंग आया था, मैं पढ़ भी रहा था, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता तो बात ही कुछ और होती। याद रखना, जब मौके मिलते हैं और आदमी नहीं कर पाता तो जिंदगी भर का अफसोस हो जाता है कि यार मौके भी थे, कोचिंग में थे, रियाज सर भी थे, ठीक है, सब तो कुछ था, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे। थोड़ा सा मैं बाहर की इन सब चीज़ों से हट कर अगर पढ़ाई कर रहा होता अच्छे से और एग्जाम निकल जाता तो क्या बात होती, फिर क्या जिंदगी होती आपकी। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। अगर आपको एक बार मौका मिला है घर से बाहर आके पढ़ने का, कुछ करने का, तो याद रखना यही पहला और आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी ये मत समझना कि अगले साल फिर वैकेंसी आएगी, मैं इस बार नहीं तो अगली बार निकाल लूंगा, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। यही पहला और आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो समझना चले जाओ, लौट जाओ वापस, फिर आपके बस की बात नहीं है। फिर याद रखना मौके बहुत हैं, ऐसा मत सोचना, मौके सिर्फ एक है। अभी जो एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम निकालना है। करेंगे ऐसा? तो ये मासूमियत हटाइए, थोड़ा सा एकदम स्ट्रांग बनिए कि हाँ सर करना है। वो करने वाले फेस अलग होते हैं और दुखी वाले फेस अलग होते हैं। तो आज के बाद ये बात तय है कि मैं आपको उस तैयारी के मूड में देखना चाहता हूँ, उस एग्ज़ाम निकालने वाले विद्यार्थी के रूप में देखना चाहता हूँ, देने वाले विद्यार्थी के रूप में नहीं। क्लियर? चेहरे में एकदम रौनक होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, निकालने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और माँ बाप की आशीर्वाद होना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही? ठहराव नहीं, एकदम ठहरा हुआ नहीं, उदास व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे, एकदम रोनू टाइप का। रोनू समझते हैं कि जिसका अभी भी टूटा हो और वो परेशान हो कि मैं ऐसा ही बनूंगा और उसके बाद बताऊंगा उसको। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अगर किसी का टूटा है तो जोड़ ले जल्दी से, और नहीं जोड़ पाए तो फेविक्विक आती है 5 रुपए की, उसको लगा के जोड़ ले। लेकिन ये सब रोनू टाइप का मेरे को चेहरा नहीं चाहिए, ठीक है। चेहरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं खैरागढ़ से, चलिए, सपना, आपने भी एक सपना देखा होगा, ठीक है, उस सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। देखिए पहली क्लास है, ज़्यादा पढ़ के भी क्या कर लेंगे अगर मैंने आपसे बात नहीं की ढंग का। तो मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी मुझसे बात करें और मैं भी उनसे बात करूँ। मैं बता दूँ उनको कि वो वैसे मत समझे मुझे कि मैं आपको डरा धमका के पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, वो सही कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपके साथ, आपको कंफर्ट जोन में लेकर, आपको, ठीक है, आप मुझे समझ लो, मैं आपको समझ लूँ। आप मुझे इस तरीके से समझे कि मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे, और मैं थोड़ा-सा आपसे ये समझ लूँ कि आप मुझसे पढ़ोगे कैसे, ठीक है? आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा टीचर मिले पढ़ाने वाला, है ना? क्या मैं नहीं सोच सकता कि मुझे एक अच्छा विद्यार्थी मिले? मेरा हक है कि राइट्स है कि नहीं है? जल्दी बताइए। तो मुझे भी अच्छा स्टूडेंट चाहिए ना? तो या तो हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो बन जा, ठीक? यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर मैं टेस्ट लूँगा तो टेस्ट देना होगा। अगर मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाना है तो बनाना होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि डेली बनाना होगा तो डेली बनाना होगा। अगर मैं कह रहा हूँ चेक करवाना हो, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ ना ऐसा, कल से सर छुट्टी हो गया, अब कल से नहीं आएँगे, खत्म। आपने क्या बोल दिया कि डेली कॉपी चेक करेंगे? सर डेली कहाँ कॉपी बनता है? भैया एक बात बताइए, कितने लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पर? मतलब पूरा का पूरा 24 घंटा आपके पास यूटिलाइज़ करने के लिए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं कहता हूँ कि जो जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए उम्मीद कम होती है, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहा है वो पूरा 24 घंटा उसके पास, पूरा 24 घंटा। अच्छी बात है, बेकार बात है? पूरा 24 घंटा यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। 3-4 घंटा सो लो, नींद कम कर लो, कोचिंग का 3 घंटा, नींद का 4-5 घंटा।
5 दिन 8 घंटा, बचे 16 घंटे में आग लगा देना, पढ़ लो जितना पढ़ना है, जी जान लगा लो। अरे यार बहुत सारे बच्चे जिनके घरों में लाइटें नहीं होती, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, मोमबत्ती में पढ़ते हैं, गांव में है और लाइट सुविधा नहीं है, शहर में भी है। तो अब ठंडी लग रही है तो कंबल के अंदर, गर्मी लग रही है तो घर से बाहर, बहुत सारे तरीके संघर्ष के होते हैं यार। बड़े बड़े संघर्ष करते हुए मैंने लोगों को देखा है यार। जब मैं दिल्ली में था यूपीएससी की तैयारी के दौरान, हाँ मीनाक्षी बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में था यूपीएससी के दौरान, तो बच्चों को मैंने संघर्ष करते देखा है, बहुत तकलीफों में वो तैयारी करते थे। किसान के बच्चे जिनके पास खाने के पैसा नहीं होते थे, हॉस्टल इतना महंगा होता था कि एक ही, कई लोग मिलकर एक हॉस्टल, मतलब वो पीजी वाला जो होता था 25 गज की ज़मीन पे 3-3 4-4 लोग रहते थे, अपना अपना कैसे कैसे पढ़ाई करते थे। वो कई दिनें ऐसे होती थी जब वो सूरज की रोशनी नहीं देखते थे, दिन भर घर के अंदर ही बंद रहते थे। उनका सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का टाइम एक ही जगह बैठ बैठ के पढ़ाई करना है। इतना मेहनत से पढ़ते थे। और वो जो किसान का बेटा, वो मजदूर का बेटा, वो गरीब का बेटा जब एक दिन आईएएस निकाल लेता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। फिर वो, मतलब वो ऐसे थोड़ी ना निकाला होगा, मतलब पढ़ा होगा। तो मैंने कहा ना, कई रातें ऐसी होती हैं, कई दिन ऐसे होते हैं जब उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। सुबह जैसे ही उठते हैं बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और सीधा रात को उठते हैं, खाना खाते हैं और फिर उठते ही नहीं, बाहर निकलते ही नहीं है। वो देखते ही नहीं है सूरज कब निकला, कब डूब गया, उससे कोई मतलब नहीं होता, बस पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए आपके पास जो कंटेंट है, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, जो मार्केट में किताबें हैं, जो आपको पढ़ना है, वो इतने अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चंस आए तो आपसे बने। मतलब सारी चीजों को अल्टीमेटली आपको समझने के बाद रटना है, रट डालो। देखिए भूगोल तो मैं समझा दूंगा, उसका मसला नहीं है। पॉलिटी, हिस्ट्री, बाकी सारा विषय, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब आपको तो पढ़ना ही है, याद करना है। तो यहां से आपका याद करने का सफर शुरू हो जाता है। हाँ, अगर खुद से याद करने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा। टीचर पढ़ा दे फिर याद करो तो आप अपना समय बचा रहे हैं कोचिंग आके। बस आप जो 2 साल लग जाएगा तैयारी करने में, वो आप 6 महीने में तैयारी कर लेंगे। तो एक फायदा इसका कोचिंग का ये होता है कि आपको जल्दी तैयारी करा दी जाती है। ये सब चीजों को पढ़ने बैठोगे, समझने बैठोगे तो न जाने कितनी किताबों को पढ़ने बैठो। अब उससे मत पढ़िए ना, आप किताबों को मत पढ़िए ना, आप उससे पढ़ लीजिए जिसने किताबों को पढ़ा है। नहीं समझ में? अरे आप किताब मत पढ़िए, आप उससे पढ़ लीजिए जिसने किताबों को पढ़ा हो। अरे यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप मार्केट में जाइए, 200-300 की किताब खरीदिए, उससे अच्छा आप मुझे पढ़ लीजिए। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। ऊपर से नोट दे ही रहा हूं। तो पहला काम मार्केट में किताब खरीदने का नहीं है, पहला काम पढ़ने का है चुपचाप से, और जो समझाया जा रहा है वो समझने का है, और जो नोट्स दिया जा रहा है उसको रटने का है। पहला काम ये कर लीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी। पढ़ते रहो जितना पढ़ना है कि नहीं? तो संघर्षों की सिलसिला ये यहाँ से शुरू होता है और सफलता पे जाके खत्म होगा, याद रखिएगा। करेंगे ऐसा? तो अब वो जो मैं चाहता हूँ, खुशी भाई साहब, हो गया ठीक है, गम से बाहर निकल जाइए। किस बात का गम है बताओ? पक्का? तो खुशी क्यों नहीं है? याद रखिएगा, अगर आप दुखी हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप खुश हैं तो दुख आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो फिर काहे की खुशी जिसमें दुख भी हो? तो आपकी तैयारी में खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुखों की तैयारी नहीं होती है, दुखी आदमी तैयारी नहीं कर पाता। ठीक? तो अगर लाइफ में कोई दुख है तो तुरंत दुख को दूर करो। ठीक? और खुशी के साथ तैयारी करो। चलिए आइए, मैं बात कर रहा हूं अक्षांशों की संख्या। किसने कहा 181? बहुत अच्छी बात है मीनाक्षी। चलिए आइए समझिएगा। अब काउंट करिए, काउंट करने आता है? गणित कैसा है आप लोग का? डब्बा? चलो आओ जोड़ो। तो 0 डिग्री अक्षांश लिखिए, 1 डिग्री क्या है? तो 1 to 90 पूरे के पूरे उत्तरी अक्षांश है। 1 to 90 में टोटल कितने नंबर है चलो बताओ? जब भी आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका आखिरी नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर भी होता है। जैसे 1 to 5 में कितने नंबर होते हैं चलो बताओ? 1 2 3 4 5। 1 to 5 में 5। 1 to 10 में कितने नंबर होंगे? वैसे ही 1 to 90 में टोटल कितने नंबर होंगे? तो 1 to 90 में टोटल 90, और ये 90 नंबर्स क्या है? उत्तरी अक्षांशों की संख्या है। और 1 to 90 यहां पर टोटल जो 90 है वो हो गई कौन सी?
दक्षिणी अक्षांश की संख्या। तो 90 और 90 कितने हो गए? क्या रह गया जो हमने अभी तक नहीं लिया? 0 डिग्री अक्षांश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये नहीं लिया ना हमने 0 डिग्री भी क्या है? एक अक्षांश है। तो जब आप इसको भी एक ऐड करोगे तो ये कितना हो गया? 100। तो पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन अर्थ इज इक्वल टू 181। बता दीजिएगा, बता पाएंगे आप? उसके अलावा अगर कोई आपसे, अक्षांशों की संख्या 181, कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी पे कितने अक्षांश वृत्त हैं, अक्षांश वृत्तों की संख्या, चलिए अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है जल्दी बताइए? 179। चलिए क्या किया मैंने? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है, 1 डिग्री भी अक्षांश वृत्त है, ऐसे करके कहां तक जाएंगे? ऊपर। तो 90 डिग्री एक वृत्त है या नहीं? देखिए जब आप ऊपर से देखोगे तो सबसे बाहर सबसे बड़ा सर्कल 0 डिग्री, फिर 1 2 सर्कल क्या होते जाएंगे? तो सर्कल छोटे होते होते आखिरी में सर्कल होगा कि एक बिंदु होगा? वो आखिरी में बिंदु कौन सा डिग्री है? तो 90 डिग्री एक बिंदु है, और बिंदु को भी सर्कल। तो उससे पहले वाला जो 89 है वो आपका क्या बनेगा? वो सर्कल बनेगा, 90 डिग्री सर्कल नहीं बनने वाला। तो जब 90 डिग्री सर्कल नहीं है और ये भी 90 डिग्री सर्कल नहीं है, और मैं पूछ रहा हूं कितने अक्षांश वृत्त बनाते हैं, तो फिर से जोड़ूं कि टोटल में 2 घटा दूं? 2 घटा दूं। तो ये 2 घटा दूं, 181 में 2 घटा दिए, कितना आया? चलिए तो अगला आंसर क्या मिला? अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? तो बता दीजिएगा 179। बता पाएंगे आप? चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़िएगा। 0 और 1, ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी बताएंगे? बोलिए 111 किलोमीटर। बोलिए 111। 1 और 2 के बीच की दूरी भी कितनी है? बोलिए 111। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। बोलो हाँ। चलिए उसके बाद अगली चीज, सूरज की सीधी किरणें पृथ्वी पर कहां पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। कहां पर पड़ती है? और तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? पोल्स पर पड़ती है, यानी कि ध्रुवों पे पड़ती है। तो सीधी किरणें इक्वेटर पे पड़ेगी तो वहां पर कौन सा टेम्परेचर होगा? बोलो हाई टेम्परेचर। और तिरछी किरणें पोल पर पड़ेगी तो वहां पर कौन सा टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। बोलो हाँ। तो इक्वेटर पर ऑलवेज कौन सा टेम्परेचर होगा? हाई टेम्परेचर। और पोल पर कौन सा टेम्परेचर होगा? बोलो लो टेम्परेचर। एग्री? तो इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर, फिर इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, चाहे किसी भी गोलार्ध में जाए, तो जैसे जैसे अक्षांश बदलता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अक्षांश का बदलना किसको कम कर रहा है? 0 पे रहोगे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा, 1 पे गए तो टेम्परेचर कम, 2 पे गए तो टेम्परेचर कम, 3 पे गए तो टेम्परेचर कम, ऐसे ही ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? यानी अक्षांश के बदलने से क्या बदल रहा है? और टेम्परेचर के बदलने से क्या बदल जाती है? जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो अक्षांश के बदलने से क्या बदल रहा है? क्लाइमेट। यानी 0 डिग्री का क्लाइमेट, 1 डिग्री क्लाइमेट दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? 0 का टेम्परेचर 1 का टेम्परेचर सेम होगा कि अलग अलग होगा? किसी भी 2 अक्षांश का टेम्परेचर बोलो एक नहीं हो सकता। किसी भी 2 अक्षांश का टेम्परेचर एक, अक्षांश बदली तो समझना टेम्परेचर बदला, और टेम्परेचर बदला तो समझना कि जलवायु बदली। बात समझ में आ रही? क्लियर? समझ में? तो अक्षांश का संबंध किससे है? सीधा सीधा जलवायु से। क्लियर? अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पे हो तो यहाँ का क्लाइमेट अलग है, 1 डिग्री पे चले गए तो आप सेम क्लाइमेट फील नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे? क्लाइमेट बदल गई। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए तो ये हो गया पृथ्वी का अक्षांश। सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ अक्षांश को समझाने के लिए ये बात समझाई। और फिर हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का देशांतर। हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का देशांतर। अक्षांश समझ में आया? चलिए बताइए अक्षांशों की संख्या कितनी है?
और अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? 179। बता पाएंगे? अब हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का देशांतर। पृथ्वी का देशांतर। और पता है आपको, एक और बात बताता हूं आपको। एक होती है अच्छाई और एक होती है बुराई। एक होता है अच्छा इंसान, एक होता है बुरा इंसान। एक होता है पॉजिटिविटी, एक होता है निगेटिविटी। एक होती है नेकी और एक होती है बदी। ऐसी सुना है क्या? मतलब एक अच्छाई चीज है और एक बुराई चीज है। आपका सफल हो जाना, आपका एसआई बन जाना अच्छा है कि बुरा है? और दूसरा पक्ष, आपको ना बनने देना, रुकावटें आना, आपको डिमोरलाइज करना, आपके हौसलों को कमजोर करना, ये अच्छा है कि बुराई? बुरा है। तो जब भी कोई आप अच्छा काम करने जाते हो, कोई ना कोई टोक देता है, कोई ना कोई बुराई आप पे हावी हो सकती है कि नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? जैसे एक आदमी घोड़ी चढ़ा था, घोड़ी उछल गई, मुंह के बल गिर गया, और जब उसको बोले अंदर जाने, तो अंदर फास्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, तो औरतें लड़कियां रुकी हुई थी सामने, नहीं जाने नहीं देंगे दूल्हे को। अरे बोले दूल्हे गिर गया दूल्हा से, घोड़ी से, और खून निकल रहा है, उसको जाने दो। बोले नहीं, पहले वो पैसा दो, छेक के रखे हुए। अब वो बेचारा खून निकल रहा है यहाँ से, और वो पैसा मांग रहे हैं। अब बड़े गुस्से में आ गए वो लोग, लड़के वाले लोग। बोले जाने दे रहे हो कि अभी रिश्ता तोड़ू? बोले वो सब बाद में, पहले पैसा। बोले ठीक। उसको लेके, दूल्हे को लेकर उल्टे वहां गए, डॉक्टर सीधा हॉस्पिटल, और फिर शादी में आए ही नहीं। बोले भगो यहाँ से, ऐसे शादी करेंगे? तो आए थे अच्छे काम के लिए, और हो गया बेकार चीज। आप शहर आए हो किस चीज के लिए? अच्छे काम के लिए, एसआई बनने के लिए आए हैं। बन के जाएंगे, अच्छा लगेगा, घर परिवार को अच्छा लगेगा, माँ बाप को अच्छा लगेगा, पूरा समाज को अच्छा लगेगा, रिश्तेदारों को अच्छा लगता है, छोड़ो, बाकी सबको अच्छा लगेगा, अच्छे के लिए आए हो। लेकिन लेकिन एक चीज है आपके पैरेलली, जो आपको बनने नहीं देगी, जो आपको रोकेगी। बात समझ में आ रही है? आपकी लड़ाई उससे है। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। आपके दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, चल यार मूवी देखने चलते हैं, चलिए कहाँ लगाया है यार, छोड़ना, चल घूम के आते हैं, चल तेरे को अच्छी जगह लेके चलता हूँ, चल ऐसी जगह जहाँ पे मतलब ठीक है, मुंह मत खुलवाओ, अच्छी जगह है, चल तेरे को गार्डन लेके चलता हूँ, चल तेरे को यहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ लेके चल तेरे को ड्रिंक करवाता हूँ। कौन सा ड्रिंक? मुंह मत खोलो, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो ये ऐसे दोस्त मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? ये सब चीज़ों से बचना है। आपका हमेशा मन करेगा छोड़ यार, चल गाँव वापस चलते हैं। छोड़ना यार, क्या रखा है सब में? बहुत बार, कई बार आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, पढ़ने बैठे लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होगी, आपको उनसे लड़ना है। मन नहीं करेगा कि यार चल यार छोड़, नहीं पढ़ते। बहुत बार आपका मन, आपका हौसला कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा होता है, हर बार होता है। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट लिया मैं, टेस्ट में 50 नंबर का टेस्ट है, और सब लोग 45 नंबर ला रहे हैं, 40 नंबर ला रहे हैं, और आपके 5 नंबर आ रहा है। कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। तो आपको लगेगा अरे यार मेरे बस की बात नहीं है। तो जो लोग बने हैं, क्या वो भगवान के अवतार थे क्या? उनके पास अलग से कोई बुद्धि आई थी क्या? तो फिर वो भी तो आप ही जैसे इंसान थे क्या? तो वो कर लिए तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? तो बताना ये कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद आप से है। पहले आप अपने आप से जीत लो। क्या समझ में आ रही है? बहुत गुमराहियत आएगी आपके तैयारी के बीच में, बहुत तकलीफें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका कैरियर आप दांव पे लग जाए आपके उस फैसले से, जिसमें आप डिसीजन लेंगे कि मैं पढ़ूंगा या मैं वापस जाऊंगा। कैरियर दांव पे लग जाता है, भविष्य दांव पे लग जाता है। तो अब इसमें किससे क्या करना है? अगर आप वापस लौट जाते हैं तो फैसला किसका था? आपका था। अगर आप रुक के तैयारी करते हैं, फैसला किसका है? आपका है। सफल हो गए तो खुशी किसको मिलेगी, या उसका पूरा क्रेडिट या कैरियर किसका बनेगा? आपका। अगर वो लौट के वापस चले गए, सफल हो गए, या वहां जाके खेती किसानी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? आपको। सफलता का श्रेय आपको, असफलता की पूरा श्रेय आपको दिया जाएगा। यहाँ आपको किसी और से नहीं लड़ना है। कंपटीशन बाद में,
पहले कंपटीशन आपका खुद से है, खुद से लड़ लो, खुद से लड़के जीत जाओ। बात समझ में आ रही है? तब जाकर कंपटीशन में आना। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा था आप खुद समझ लोगे, कभी बीच में समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा ध्यान घर में बैठ के ध्यान लगाओ, सर ने ये बात क्यों बोली, खुद समझ में आ जाएगा कि पहले आप अपने आप से जीत लो। पढ़ने से तैयारी होती है, बहुत बड़ी बात है इस जनरेशन की। घर वाले टाइम देते हैं, जा बेटा अपना कैरियर आजमा लेने। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ ऐसा होता है ना कि उनको ऐसा 1-2 घंटे, 1-2 साल, 1 आध साल, 2 साल बैठ के तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। घर वाले बोलती जा बेटा, तेरा बाप है ना, तेरा बाप जिंदा है, तू जा तैयारी कर। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। कई लोग के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ ऐसा होता है ना कि उसको ये मौका ही नहीं मिलता कि यार मेरे को अगर मौका मिला होता ना 1 साल, कसम से यार मैं एग्जाम निकाल के रखता, मैं निकाल देता। कई लोगों को मौका नहीं मिलता। अगर आप आए हो, आप पढ़ रहे हो, तो ये भगवान की मर्जी है कि उन्होंने आपको एक मौका दिया है। बात समझ में आ रही है? इसे अपने गलत फैसलों से बर्बाद मत करना, भगवान की मर्जी है। अगर समस्याएं ऐसी होती कि आपके ऊपर तुरंत कमाने की जिम्मेदारी आ जाती, तो क्या आप यहां होते तैयारी करने के दौरान? आप कुछ काम करते और घर की जिम्मेदारी सबसे पहले उठाते। ये भगवान की मर्जी थी कि आपको मौका दिया गया है, घर वालों ने आपको मौका दिया और आप यहां पे आए हैं। 6-7 महीना पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। और याद, एक बात याद रखना कि ये जो 6-7 महीना तैयारी करेंगे, क्लास के साथ कर लेना साथ ही साथ, क्योंकि जो क्लास के साथ नहीं हो पाता वो क्लास के बाद भी नहीं हो पाता। सारी चीज, जैसे भूगोल जिस दिन मैं खत्म करूंगा 1.5 महीने में, 1 महीने में, जैसे, तो मेरे भूगोल खत्म करने के साथ साथ आप भी ये दावा कर सको कि हाँ सर मेरा भी खत्म हो गया, मतलब मैंने भी पूरा पढ़ लिया, मैंने पूरा भूगोल समझ लिया, मैंने भूगोल के सारे कंटेंट याद कर लिए, मैंने नोट्स को कई बार पढ़ लिया, सर मैंने खुद का नोट्स बना लिया जिसे मैंने खुद 2 से 3 बार पढ़ लिया, ये सब मेरा कर लिया हो, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा विषय आएगा, दूसरे विषय के साथ भी सेम चीज कि हाँ मैंने कंप्लीट कर ली। तो जिस दिन मेरा खत्म भूगोल होगा उस दिन आपका भी भूगोल खत्म हो जाना चाहिए। अगर अब ये बोलोगे सर पहले आप तो खत्म करो फिर हम खत्म करेंगे, अरे बहुत आए ऐसे, बहुत गए खत्म करने वाले। इसीलिए तो बोलता हूँ जो साथ में नहीं खत्म हो सका वो मेरे जाने के बाद क्या खत्म होगा। फिर ऐसे विषय आपके कमजोर हो जाएंगे और इन्हीं कमजोर विषयों के साथ आप दावा करते हैं कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। दावा करते हैं? नहीं, दावा कर सकते हो क्या? नहीं। तो आपकी तैयारी का एक लेवल होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे तैयारी किया हुआ होना चाहिए। फिर आइए ना एग्जाम देने के लिए, फिर वहां बात करते हैं कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मोमेंट ऐसे आएंगे जो आपको, जैसे आपको आज नोट्स बनाना है, आपके ख्याल क्या आएगा? छोड़ना है यार, कल बना लेंगे, कौन सा भागा जा रहा है नोट्स। देखो यही वो गुमराहियत है, यही वो गफलत है जो आपको अपनी पढ़ाई से क्या कर रही है, दूर कर रही है। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, उसकी बात में आना है कि नहीं आना है? अब वो जो उसकी बात, वो उसकी किसकी बात पता नहीं है, किसी को नहीं पता है कि वो कौन है जो मुझे मेरे मकसद से भटकाता है, जो मुझे मेरे काम करने से रोकता है, वो कौन है मुझे नहीं पता। सर मैं 9 से 6 घंटे ड्यूटी करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बताता हूँ आपके लिए भी। तो मैं कह रहा हूं कि वो आपको रोक रहा है पढ़ने से, लेकिन आपको उसकी बात माननी नहीं माननी है? अरे नहीं माननी, हाँ क्या बोल रहे हो, पगला गए होगा। आपको उसकी बात नहीं माननी है। आपको क्या बोलना है ना, मैं तो अब भी कंप्लीट करके उठूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मेरे को। और अपनी जिद से, अपनी मेहनत को, अपनी मेहनत करके, अपने नोट्स को कंप्लीट करके, और जब टाइम आए रिवीजन करने का तो रिवीजन भी कर लेना टाइम पर। फिर वो आएगा बीच में, पता नहीं कौन, लेकिन आएगा, बोलेगा छोड़ना यार क्या रिवीजन करता रहता है, चल चल हम घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं। कौन है वो पता नहीं, लेकिन वो बोलेगा जरूर आपको। फिर आपको क्या करना है, चाय पीता रहूंगा जिंदगी भर, अभी जरूरी है मेरा रिवीजन करना। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस बात को दावा के साथ कह देना और कर देना, ये बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? हमेशा हर तरफ आपको ऐसे ख्याल आएंगे टालने वाले, ये कौन है पता नहीं, लेकिन आपका दुश्मन है ये आपको सफल होने नहीं देना चाहता।
और दूसरी तरफ आब और आपकी जिद जो ये कह रही है कि मैं बन के रहूंगा। दूसरी तरफ कोई एक शक्ति, एक कोई और जो आपसे कह रही है कि तू बन के तो दिखा, देखता हूं तू कैसे बनता है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं कुछ कह रहा हूं या ये लाइफ में ऐसा होता है आपके साथ? कुछ समझ पा रहे हैं कि ये मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं कि ऐसा फिल्मों में होता है सर, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है। रियल लाइफ में भी होता है, अगर महसूस करो समझ में आएगा। ठीक है, करिएगा भाई, करिएगा। यहां पर मेरा पढ़ा लेना या आपका पढ़ लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इन बातों को समझना कि एक दूसरी शक्ति है जो आपको रोकती है। चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ लोगे, मैं मान लिया, लेकिन कितना? मैं बात मैक्सिमम की कर रहा हूं। मैक्सिमम में थोड़ा भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने बर्बाद किया हो। 3 घंटा मूवी देख के 3 घंटा पढ़ाई भी किया तो ऐसी पढ़ाई का क्या अचार डालोगे? एहसान कर रहे हो पढ़ाई पे? 3 घंटा कर लिया सर, आज में 3 घंटा पढ़ाई किया, बाकी 3 घंटा क्या किए सर? मूवी चला गया था। जाओ फिर मूवी देखो। मैं कह रहा हूं अपना मैक्सिमम, जब आप एसआई का सोच ही लिए तो एसआई से उसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है। मूवी सोचना ही नहीं, दोस्ती यारी नहीं सोचना, घूमना फिरना नहीं सोचना, घर जाना नहीं सोचना, रक्षाबंधन में घर जाना नहीं जाना, दिवाली में घर जाना नहीं जाना, होली में घर जाना नहीं जाना। बात समझ में आ रही है? आपने सब कुछ को छोड़ दिया किसके लिए? एसआई के लिए। क्या ये कर सकते हैं आप? क्या इतना सेक्रीफाइस घर वाले बुलाएंगे? एक पावर जो घर वाले घर की तरफ खींच रही है, बोलना पापा मैं जब सेलेक्ट हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा, मैं अभी मुझे मेरा काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे मत बुलाओ अभी। मैं आता हूं, मेरा 3 से 4 दिन बर्बाद हो जाता है, मुझे पढ़ना है। 4 दिन में लोग मुझसे बहुत आगे चले जाएंगे और मेरे लिए कंपटीशन में टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पढ़ने दो, लगातार पढ़ने दो। और ऐसी तैयारी के साथ जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फिर कौन है वो जो आपको रोक सकता है? बताओ, कोई है जो आपको रोक सकता है? ठीक, तो सबसे पहले अपने आप से जीत जाओ, दुनिया से खुद ब खुद जीत जाओगे। ठीक है, मेरी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती, मैं आपको जितना भी बोल दूं इंपॉर्टेंट तब होगा जब वो आप उन बातों को समझोगे और सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। अदरवाइज ये बातें सिर्फ हवा में उड़ाने से अलावा और कुछ भी नहीं मायने रखती। ठीक, तो इन बातों को इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में लाइएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा इन बातों को। क्लियर? करेंगे ऐसा, मतलब इन बातों को कि आप बनना चाहते हैं और कोई है जो आपको रोकना चाहता है। इस बात को महसूस करिएगा। जब भी आपको ख्याल आए कुछ और करने का तो समझना ये वही है जिसके बारे में सर मुझे कह रहे थे। कोई फोन करके बुलाया तो समझना तू वही है, तू वही है जो मेरे को रोक रहा है। दोबारा दिखना मत, दोबारा फोन करना मत। ठीक चलिए आइए, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का देशांतर। अब देखिए यहां पर ये लाइन 0 डिग्री अक्षांश की थी, इक्वेटर की थी, बोलिए हाँ। कर्क रेखा आर्कटिक, मकर रेखा अंटार्कटिक, ये नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल। ये भी आप समझ पा रहे हैं। केदार 9 से 6 ड्यूटी करता हूं। चलिए, संघर्ष बड़ा होगा, संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट करके दिखाना है, करके दिखाना है, सबको करके दिखाना है ना। अभी कुछ बच्चे आरक्षक में सेलेक्ट हुए, मिठाई ला ला के खिला रहे हैं, खुशी उनकी चरम पे। रिजल्ट आया ना अभी, तो खुशी उनकी चरम पे। वो जब तैयारी कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद था कि बनेगा और आज बन गया। कैसा लग रहा है? उनका पूरा संघर्ष खत्म। ठीक, आपका भी एक दिन संघर्ष खत्म होना चाहिए कि जिंदगी संघर्षों से गुजरनी चाहिए? खत्म होना चाहिए ना, संघर्षों का रास्ता खत्म करना पड़ेगा आपको। चलिए आइए, अब यहां पर देखिए ये हो गया 90 डिग्री, बोलो नॉर्दर्न पोल, और ये हो गया 90 डिग्री साउदर्न पोल। अब 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल को साउदर्न पोल, अब देखिए एक बात समझिएगा, मैं लिखवा रहा हूं, आप जो नहीं लिख रहे हैं समझ जाना कोई है जो आपको लिखने से रोक रहा है ना, जो चाहता है कि आप नहीं लिखो, और नहीं लिखो मत पढ़ो, घर जाओ तो कोरा कागज लेकर जाओ, कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए उसमें, समझ रहे? लेकिन आप क्या बोलोगे? मैं लिखूंगा और मैं कॉपी भरूंगा,
और घर जाऊंगा तो लिख कर जाऊंगा ताकि घर में जाकर, बहुत प्रैक्टिकल लगता है ना सब मेरी बातें, समझ रहे हो कुछ? हाँ, आइए, बहुत कुछ है बताने को समझाने को, ठीक है, बात करेंगे समय समय पर। इस 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल को 90 डिग्री साउदर्न पोल से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर। सारी देशांतर रेखाएं कहां से शुरू होगी बोलो? देखो हम नहीं बोल रहे हो ना, आपको कोई है जो रोक रहा है कि आप मत बोलो मत पढ़ो, ऐसे ही रहो बस, ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे? नहीं मुझे, हाँ बिल्कुल, बात समझो यार, आपको हंसी में बुढ़ा दे रहे हो भली बातों को, सफलता के बाद सब याद आता है, पता है सर ने किस किस चीज के लिए मेरे को मना किया था, सब फिर बैठ के आराम से याद आती है, हर एक एक लफ्ज मेरे याद आएंगे, हर एक एक बात याद आएगी कि सर ने मना किया था, सर ने समझाया था मुझे, सर ने बोला था ये मत करना वो मत करना, लेकिन मैंने वो सब किया, आज बैठा हूं खाली, कैसा लगेगा? आपके गुरु ना, गुरु कौन होता है मालूम है? बोलो गुरु कौन होता है? गुरु दूसरा आपके शुभ चिंतक होता है, याद रखना, माँ बाप के बाद दूसरा वो जो आपके लिए सोचेगा। और रही बात आपके, अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त आपके लिए सोचता है, फालतू लगता है, कोई आपके लिए नहीं सोचता, आपका दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं सोचता आपके लिए, बिल्कुल परवाह नहीं करता। हाँ, लड़ाई झगड़े में वो आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन बात जब कैरियर की है तो किसी को अपने साथ नहीं पाओगे, याद रखना। तो गुरु अगर आपको कुछ कहता है तो वो बहुत आपकी भलाई के लिए कहेगा, ठीक है? बातें बहुत हो गई, आगे बढ़े, एकदम टाइम पास कर रहे हो आप। गुड आफ्टरनून सर, सूर्यकांत यादव। चलिए, तो यहां पर देखिए 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल को बोलो 90 साउदर्न पोल से मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? सारी देशांतर रेखाएं शुरू कहां से होगी? नॉर्दर्न पोल से, और खत्म होगी 90 डिग्री, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी और दक्षिण ध्रुव पे आकर क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर ये देशांतर खींच रहा हूं और जो सबसे पहला देशांतर खींचा गया उसको बोलते हैं 0 डिग्री, जो देशांतर मैं सबसे पहले खींचूंगा उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। याद रखिएगा, यहां पर जब 0 डिग्री अक्षांश खींचा था तो इसने पृथ्वी को दो भागों में बांटा था, बोलो हाँ। पहला कौन? उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा, वैसे ही अगर मैं 0 डिग्री देशांतर सबसे पहला देशांतर खींच रहा हूं तो यह भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटेगा। एक तरफ कौन सा? बोलो बोलो, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो एक हो गया पूर्वी गोलार्ध और एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध के देशांतर क्या होंगे? पश्चिमी गोलार्ध के देशांतर क्या होंगे? बात समझ में आ रही है? तो जो सबसे पहला देशांतर खींचा था उसने पृथ्वी कितने भागों में बांटेगा, बोला दो। पूर्व की आधी पृथ्वी को बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध और उसके देशांतर, पश्चिम की आधी पृथ्वी को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध, और उसके देशांतर क्या होंगे? पश्चिमी देशांतर। लिख पा रहे हैं? लिखना है ना? देखो नहीं लिखे ना कुछ, बस देखो कॉपी भी गिर गई, देखो सोच लो। आप, वही तो बोल रहा हूं, आप देख रहे हो लेकिन लिख नहीं रहे हो, आप मत मानो मेरी बात, बाद में बोलना नहीं मैंने बताया नहीं। चलिए आइए, अब देखिएगा, जब 0 डिग्री देशांतर खींची गई इसको क्या बोलते हैं? बोलिए प्रधान याम्योत्तर रेखा। बोलिए प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। बोलने में क्या जाता है, बोलो इंग्लिश में, प्राइम मेरिडियन लाइन। और यहां पर प्रधान याम्योत्तर रेखा में याम्योत्तर शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक? फिर देखिए, समझ में ना आने के बाद भी आपने मेरे से पूछा नहीं। कोई है जो चाहता है कि आप ना बनो, इसलिए आप ना पूछो। जब पता था कि ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आपने खुद से क्यों नहीं पूछा? समझ रहे पहली क्लास में मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, कि कोई शब्द अगर आए और ना समझ में आए तो आप तुरंत रिएक्ट करें, सर ये याम्योत्तर का मतलब क्या होता है। इतना पूछने में क्या दिक्कत था? पूछोगे अब, कोई भी शब्द समझ में ना आए, इवन मेरा विषय नहीं,
कोई भी विषय में आप पूछें कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर ये एक बार और बता दीजिए, सर इसको फिर से बता दीजिए, सर समझ में नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो समझ लेना ये वही कुछ है जो आपको पूछने नहीं दे रहा है, जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही? चलिए आइए, तो याम्योत्तर का मतलब कुछ और नहीं, क्या बोलेंगे इसको? तो सभी देशांतरों में सबसे प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है? बोलो 0 डिग्री देशांतर। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा किसको मानी जाती है? 0 डिग्री देशांतर। और जैसे मैं आपको यह भी बता दूं, अभी आगे चल के बताऊंगा अभी, कि जहां अक्षांश का संबंध किससे था? बताओगे नहीं भैया? बताओगे नहीं? बताया था ना अक्षांश का संबंध किससे है, वहीं पर देशांतर का संबंध किससे है? समय से। अक्षांश बदलेगी तो क्या बदलेगा? देशांतर बदलेगी तो क्या बदलेगा? समय। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे। आपने 0 डिग्री देशांतर को क्या कह दिया एक तरफ कि ये सबसे प्रधान देशांतर रेखा है, बोलो हाँ। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रधान याम्योत्तर रेखा किस देशांतर को बोलते हैं तो बता देना 0 डिग्री देशांतर, बात खत्म हो गई। ये 0 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। हिंदी में लिख लो, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। क्या बोलेंगे इसको? अंतरराष्ट्रीय मानक समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। बोले ये क्यों बोले सर आप? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भारत में कितना बज रहा है अभी, भारत में कितना बज रहा है, तो आप हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपसे कोई भारत का समय पूछे तो आप क्या देखोगे? हाथ में घड़ी देखोगे, हाथ में घड़ी ना हो तो दीवार घड़ी देखोगे, दीवार घड़ी ना हो तो मोबाइल में टाइम देखोगे, मोबाइल ना हो तो टीवी में टाइम देखोगे, टीवी भी ना हो तो घड़ी चौका घंटा खड़ी जाओगे, और वो भी ना चल रहा हो तो सूरज की रोशनी से पता करोगे, और वो भी ना हो तो कैसे बताओगे भारत में कितना बज रहा है? तो पता ये चला कि भारत का कोई खुद का समय होगा तब ना बताओगे, भारत का खुद का कोई समय होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही? सिर्फ भारत का ही नहीं, किसी भी देश का खुद का कोई भी समय नहीं होता। सारा समय कब कहां से तय किया जाता है? सॉरी, कहां से तय किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर से। कहां से तय किया जाता है? तो बोला 0 डिग्री देशांतर। और इसीलिए तो इस देशांतर को सभी देशों के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय। सभी देशों का समय कहां से शुरू होगा? 0 डिग्री देशांतर से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? सभी देशों का समय कहां से शुरू होगा? इस तरफ जाने पर समय जुड़ेगा, इस तरफ जाने पे समय बताऊंगा कितना जुड़े कितना घटेगा, रुक जाइए। अब बताइए यहां तक समझ में आ रहा है? इसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को और क्या कहते हैं? तो बोलना जी, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि जब ये लाइन खींची गई तो सबसे पहले कहां से गुजरती है? बोलो बोलो, ब्रिटेन के ग्रीनविच लैबोरेटरी से। कहां से गुजरती है? ब्रिटेन के, बोलो, ग्रीनविच लैबोरेटरी, यानी वैधशाला, प्रयोगशाला, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब इस देशांतर को खींचा गया तो कहां से गुजरी? बोलो, ब्रिटेन के ग्रीनविच लैबोरेटरी से गुजरी। और दूसरी बात, ब्रिटेन से गुजरी कि ब्रिटेन से गुजारी गई? गुजारी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था, और ब्रिटेन चाहता था कि समय का निर्धारण मुझसे हो, मैं सेंटर पे रहूं और मुझसे सब समय को तय करें। हमारा समय ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटा आगे है। कोई देश जिसका समय 6 घंटा आगे हो,
कोई देश जिसका समय 7 घंटा आगे हो, कोई देश जिसका समय 4 घंटा पीछे हो, लेकिन सारा समय किससे तय किया जाएगा? तो 0 डिग्री देशांतर अगर ब्रिटेन से गुजर रही है, जिसकी वजह से ब्रिटेन की ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजर रही है, जिसकी वजह से इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे? जीएमटी भी कहते हैं, जीएमटी, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। बोलिए ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए यहां पे ग्रीनविच मीन का मतलब होता है माध्य और टाइम का मतलब होता है समय। ग्रीनविच माध्य समय, यहां पे माध्य का मतलब जो समांतर माध्य आपने पढ़ा होगा उससे है, गणित में जिसको मीन मीडियम मोड बोलते हैं। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक सुने हो कभी? समांतर माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं थे नहीं बचपन में? हाँ 10th में पढ़े होंगे। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक कुछ भी, चलो छोड़ो, हमको निकालना नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है। तो 0 डिग्री देशांतर को ही क्या बोलते हैं, चलो बताओ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और ब्रिटेन की ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजरने की वजह से इसको और क्या बोला गया? जीएमटी। ये बात समझ में आ रही? चलिए और समझिएगा। 0 के इस तरफ अगला देशांतर कौन सा होगा, चलो बताओ? 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला देशांतर कौन सा? 2 डिग्री। ठीक, ऐसे ही करके 3 4 5 आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरफ आएंगे 1 डिग्री, बोलो पश्चिमी देशांतर। फिर उसके बाद और ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी 2 देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां होती है? एक देशांतर 0 को लो, एक देशांतर 1 को लो, एग्री? अब आप मुझे बताइए इन 2 देशांतरों में शुरू कहां से हुआ? दोनों खत्म कहां पर हो रहे हैं? इन 2 देशांतरों के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां होगी? इक्वेटर पे, जो कि कितनी होगी? 111.11 किलोमीटर। बोलो कितना? सबसे ज्यादा 2 देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां पर होगी? इक्वेटर पे होगी, जो कि कितनी होगी? बोलो 111.11 किलोमीटर। ऊपर जाने पे दूरी क्या होती जाएगी? अरे बोलो कम होती जाएगी। नीचे जाने पे भी दूरी क्या होती जा रही है? सबसे ज्यादा दूरी कहां होगी? इक्वेटर पे, जो कि कितनी होगी? 111.11 किलोमीटर। बोलो हाँ। अब अगली बात, जब आप 1 2 3 4 आगे बढ़ रहे हो कहां तक, उसकी बात कर लेते हैं। जब पृथ्वी पर, जब मैं घर में होता हूं ना तो मुझे कोई फोन नहीं करता, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो दुनिया भर जहां से कॉल आते हैं। क्यों? समझ रहे हो ना? समझे कुछ? वो निगेटिविटी, वो निगेटिव ताकतें जो कह रही है कि मैं फोन उठा लूं और बाहर चले जाऊं बात करने के लिए, है ना, जिससे क्लास क्या हो जाए? डिस्ट्रैक्ट हो जाए, रिदम क्या हो जाए? टूट जाए, आप बैठे बैठे क्या हो जाओ? बोर होने लगो। तो क्या करना चाहिए बताओ? अवॉइड करो। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा जरूरी नहीं कि हर चीज को उसी टाइम पे करो, फोन आया बाद में बात कर लेंगे। आप प्रायोरिटी में रखिए चीजों को। अगर अभी मेरे लिए क्लास लेना ज्यादा प्रायोरिटी है तो मैं सबको अवॉइड करूंगा। बात समझ में आ रही? और मैंने अगर फोन को प्रायोरिटी में रख दिया और आपको सेकेंडरी रख दिया तो मैं बोलूंगा आप लोग रुको, मैं आता हूं एक फोन अटेंड करके, ऐसे ही बोलूंगा। तो यही जिंदगी, आप ये चीज आप पे भी इंप्लीमेंट होता है कि आप किसे प्रायोरिटी में रखना चाहते हो। क्लियर? किसको रखना चाहते हो? एसआई को? इसके नीचे किसी से बात नहीं करना। क्या हो गया बात? ठीक है, हाँ हाँ जरूरी है। चलिए आइए आइए आइए। अब देखिए पृथ्वी पे मैंने जो सामने सामने देशांतर रेखा खींची उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ये जो मैंने सामने देशांतर खींची इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ऐसे ही एक देशांतर पीछे है जिसको बोलते हैं, बोलो यार, 0 के इस तरफ सभी के सभी पूर्वी देशांतर,
जीरो के इस तरफ सभी के सभी, लेकिन सामने वाला जीरो तो पीछे वाला 180 डिग्री देशांतर, ना पूर्वी ना पश्चिमी, सिर्फ देशांतर। सामने का देखोगे तो पीछे का नहीं दिखेगा, और पलट कर पीछे का देखोगे तो मैं कहां से देखूं कि मुझे दोनों नजर आएगा? ऊपर से। तो जब पृथ्वी को मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे पृथ्वी के ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल दिखेगा, बोलो हाँ। तो ऊपर से देखने पर ये दिखाई नहीं देगा, एग्री? और 90 डिग्री से ये जो देशांतर था वो जीरो है, और पीछे वाला तो 90 डिग्री से ये देशांतर कौन सा है, बोलते जाओ। जीरो देशांतर। और पीछे जाता देशांतर ये कौन सा है? 180 डिग्री देशांतर, बोलो हाँ। समझ रहे? इमेजिन करिए, ऊपर से इमेजिन करिए, ठीक। 0 डिग्री के पूर्व के देशांतर को क्या कहते हैं, और पश्चिम के देशांतर को? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, 0 के इस तरफ अगला देशांतर, बोलिए क्या? बोलिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये वही 1 डिग्री है, देखिए ये वही 1 डिग्री, एग्री? जो इक्वेटर तक बनाया हूं मैं, क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे तो सबसे बाहर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा नजर आएगा? जीरो रेखांश। ये जो सर्कल बनाया हूं ये जीरो रेखांश वाला ही सर्कल है। खैर छोड़िए उसको। फिर ये हो गया 2 डिग्री, बोलिए 3 डिग्री, कहां तक? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कोई है जो आपको बोल रहा है कि मत लिखो? ठीक, लिखो भैया। पता है इस दुनिया में वो जो चीजें दिखती है वो तो है, लेकिन जो चीजें नहीं दिखती वो है या नहीं है, चलो बताओ। जो चीजें नहीं दिखती वो है या नहीं है? हवा दिखती है, वो है या नहीं है? आत्मा दिखती है या नहीं है? माँ बाप की दुआएं काम करती है, दिखती है क्या? लेकिन काम करती नहीं करती? भगवान से मांगी हुई प्रार्थना दिखती नहीं है, बट काम करती कि नहीं करती? आप ये सबको बहुत हल्के में ले रहे हो लगता है। आप ये मत समझो कि जो आप दिख रहे हो वही हकीकत है, इसके बियॉन्ड में बहुत सारी चीजें रियल होती है। आत्माएं दिखती है, होती कि नहीं होती है? कितने लोग भूत लोगों से मिले हो? अरे भूत लोग होते कि नहीं होते? चुड़ैल से बात करके बैठा हूं मैं। चलिए आइए, तो यहां से 1 2 3 4 करते कहां तक? तो 1 से लेकर 179 टोटल कितने होंगे? ये आपके क्या हैं? पूर्वी देशांतर। और जो चीजें इधर हुई वो सेम चीज इधर भी होगी, 0 से इस तरफ, बोलिए 1 डिग्री। फिर उसके बाद पश्चिमी कहां तक? 1 to 179 टोटल 179 क्या है ये आपके? पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतरों की संख्या कितनी? पश्चिमी देशांतरों की संख्या कितनी? क्या रह गया जो मैंने नहीं लिया अभी तक? 0 डिग्री को एक यहां ऐड कर दिया मैंने, टोटल संख्या हो गई 180। 180 डिग्री के देशांतर जो एक ही देशांतर है उसको यहां ऐड किया तो ये भी हो गया कितना? भाई 0 डिग्री एक देशांतर है, 0 को 0 ऐड मत करना, और 180 को 180 ऐड मत करना, समझे? 180 एक देशांतर है, 179 भी 1 डिग्री भी एक, 2 डिग्री भी एक ही देशांतर है। बात समझ में आ रही? तो एक वहां ऐड किया तो 180 हो गई, एक यहां ऐड किया तो 180 ये हो गई। 180 180 कितने होते हैं हमारे? पृथ्वी में देशांतरों की संख्या कितनी? 360। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने? 360। चलिए और बताइए, जल्दी बनाइए यहां तक।
अब एक बात और बताइए, अगर हमारी पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है, जो कि घूम रही है, हमारी पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है, अगर 1/4 घूमेगी तो पृथ्वी कितना डिग्री घूम लेगी? फिर 1/4 घूमेगी तो अगेन 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर 1/4 घूमेगी तो 90। तो 90 90 180 90 270 90 360। अगर पृथ्वी घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाती है तो ऐसा करने में पृथ्वी कितना डिग्री घूम लेगी, और ऐसा करने में उसे समय कितना लगेगा? अरे पृथ्वी को अपने एक्सेस पे एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। तो बोलिए 24 घंटा। अब अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 घंटा बराबर, कैसे कर रहे हो यार? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 घंटा बराबर कितना हुआ? 1440 मिनट। ठीक, तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? बोलिए 1440 मिनट। और 1 डिग्री घूमने में फिर 1440 बटा 360। ठीक, 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 36 से कम 36, 36 चौक 144। 36 दूना कितना होता है? और 72 दूना कितना होता है? तो 2 दूनी 4, 4 गुना। बात समझ में आ रही है? तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना मिनट लगेगा? और यही 4 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर जाने में क्या होगा, और पश्चिमी देशांतर की ओर जाने में? तो 0 डिग्री पे अगर रात के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पे कितना बजेगा? 2 डिग्री पर कितना बजेगा? उस तरफ जाते जाएंगे तो समय जुड़ता जाएगा, इस तरफ आएंगे तो 0 डिग्री पे 12, तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 11 56, 2 डिग्री पर 11। आप इस तरफ गए तो हर एक डिग्री पे 4-4 मिनट क्या करते जाओगे? अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो हर एक डिग्री पे 4-4 मिनट क्या करते जाओगे? सारा समय किससे तय किया जाएगा? ब्रिटेन से। आप कहीं पर भी हो, आप कितने डिग्री आगे हो, आप उस हिसाब से निकाल लेना कि आपका समय कितना आगे है। जो इस तरफ के देश होंगे वो समय को माइनस करके निकाल ले, और इधर के देश होंगे तो समय को जोड़ करके निकाल ले। लेकिन तय किया जाएगा सिर्फ किससे? ब्रिटेन से तय किया जाएगा। सारे देश का समय ब्रिटेन से ही तय किया जाता है। हमारे भारत का समय ब्रिटेन के समय से कितना घंटा आगे है? यानी ब्रिटेन में जब 12 बजेगी तो हमारे यहां कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। समझे बात को? सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान बोलेगा नहीं मेरा समय खुद का है, पागल है क्या? तेरा समय भी किससे तय किया जाएगा? हर देश का समय, अमेरिका का भी समय किससे तय किया जाएगा? ब्रिटेन से तय किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन है, ब्रिटेन से गुजरती है क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी 0 डिग्री देशांतर। क्लियर? देशांतर समझ में आया? अक्षांश देशांतर जरूरी था। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना, बोलो कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इसको हम पढ़ेंगे कब? कल। ठीक, आज के लिए इतना ही। क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझसे समझ पाए? चलिए मिलते हैं कल।